का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री इस वक्त कोलैप्स कर रहा है। Because something crazy has been happening in the last couple of years. Seems a lot of people are moving out of the country. See my future in Canada? हजारों लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं। I don't understand anymore. Because I'm not enjoying it here. How the hell is anyone existing in Canada? Like, I feel trapped. इन्फ्लेशन, महंगाई पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस सिर्फ जुलाई के महीने में करीबन 7,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। कनाडा की सड़कों पर नशा खुले आम बिक रहा है। वायलेंस और क्राइम रेट पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है और पिछले 2 सालों में तो ये बहुत ही तेजी से बढ़ा है। कनाडा में घर रेंट करना और खरीदना करीबन 70% पॉपुलेशन के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। पिछले 10 सालों में कनाडा में होमलेसनेस मतलब जिन लोगों के पास रहने को कोई घर नहीं, उनकी परसेंटेज ऑलमोस्ट डबल हो गई है। द सेकेंड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसकी इमिग्रेशन लेने के लिए हमारे लोग लाइंस में लगे हुए हैं, आज इस हाल में कैसे पहुंचा? इसका जवाब ये है कनाडा। अमेरिका के बिल्कुल ऊपर एरिया के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री। कनाडा के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। कनाडा और यूएस का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है और इंटरेस्टिंगली कनाडा की 80% पॉपुलेशन इस बॉर्डर के 100 माइल्स के रेडियस के अंदर ही रहती है। इनफैक्ट 50% कैनेडियंस इस लाइन से नीचे इधर रहते हैं। कनाडा का ये एक प्रोविंस ओंटारियो अराउंड 40% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। इस पॉपुलेशन पैटर्न की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कनाडा में बहुत सख्त सर्दी है और स्पेशली नॉर्दर्न साइड पर तो हर तरफ बर्फ है या फिर बहुत ही ज्यादा झीलें और दरिया हैं। हमारी पूरी जमीन की 50% फ्रेश वाटर लेक्स कनाडा में है। कनाडा नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। कनाडा के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। इसके अलावा कनाडा में पोटैश, यूरेनियम, कोल, जियोथर्मल एनर्जी और नेचुरल गैस के भी बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। बेशुमार लेक्स और पानी के रिजर्व्स होने की वजह से कनाडा की 60% एनर्जी हाइड्रोथर्मल प्लांट से आती है और इसीलिए कनाडा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पानी से बिजली पैदा करने वाला कंट्री है। कनाडा की मेन इंडस्ट्री रियल एस्टेट, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग है और ये सारी इन प्रोविंसेस में है और इसीलिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर ही रहती है। इतनी जबरदस्त कंडीशंस होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में कनाडा का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। 2021 में सिर्फ 45% इमिग्रेंट्स कैनेडियन नेशनल बने। ये वो लोग थे जो 10 साल पहले 2011 में कनाडा आए थे। इस रेशो को अगर 20 साल पहले से कंपेयर करें तो 2001 में 75% इमिग्रेंट्स कैनेडियन नेशनल बने थे। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जो अब कनाडा आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में कनाडा में नहीं रुकना चाहते। एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 2018 के बाद आने वाले 20% इमिग्रेंट्स कनाडा को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ही परेशानी वाली बात है, बिकॉज जब किसी भी कंट्री के इमिग्रेंट्स उसको छोड़कर जाने लगे या वो उसकी नेशनैलिटी लेने में इंटरेस्टेड ना हो तो ये बहुत ही डेंजरस साइन होता है। और इस क्राइसिस की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये कलर सर्कल आपको दिखा रहा है कि पिछले 10 सालों में कनाडा में घरों की प्राइसेस में कितना चेंज आया है। 2008 के बाद से हाउसिंग प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। एक बहुत ही फेमस कैनेडियन व्लॉगर के अकॉर्डिंग कनाडा के शहर वाटरलू में 1 बेडरूम 1 बाथरूम अपार्टमेंट जो 2017 में $900 पर मंथ रेंट पर मिलता था, अब 2023 में उसका रेंट $2,000 है। मतलब 6 सालों में रेंट 120% ऊपर गया है। इसी तरह घर खरीदने के लिए 2015 में जो मॉर्गेज $1,400 पर मंथ था, अब वो अराउंड $3,500 पर मंथ हो गया है। मतलब कनाडा के बड़े शहरों में जहां पर ज्यादातर लोग रहते हैं, एक छोटा सा 1 बेड अपार्टमेंट का रेंट $2,000 है और अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो उसका मॉर्गेज है $3,500 पर मंथ। ऐसी सिचुएशन में जबकि कनाडा में एवरेज मंथली सैलरी $4,000 से $6,000 पर मंथ के दरमियान है, फिर हाई टैक्स रेट और खाने पीने और ट्रैवल के खर्चे, आप इतना रेंट या मॉर्गेज कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? और ये $6,000 पर मंथ सैलरी भी थोड़ी अपर रेंज व्हाइट कॉलर जॉब्स में है। कनाडा में एवरेज एनुअल सैलरी $60,000 है, मतलब $5,000 पर मंथ। इसीलिए
इसीलिए एक रीसेंट सर्वे में ये फाइंडिंग सामने आई है कि 63% कैनेडियंस के पास अपना घर नहीं है और उन्होंने लिटरली इस आइडिया को भी गिव अप कर दिया है कि अब वो कभी अपना घर नहीं ले सकेंगे। और इसकी वजह ये है कि लेट्स से अगर आपकी एनुअल सैलरी $60,000 है तो आफ्टर टैक्स ये अराउंड $50,000 रह जाएगी। और अगर आप मेन सिटीज जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर या वाटरलू में रहते हैं तो आराम से 20 से $25,000 का आपका एनुअल रेंट होगा। इसमें फिर लेट्स से $5,000 खाने का खर्चा जो कि मिनिमम है, फिर कार इंश्योरेंस, फिर मेडिकल इंश्योरेंस और फिर कभी कभार शॉपिंग, स्पेशली गर्म कपड़ों की, बिकॉज बहुत सख्त ठंड होती है कनाडा में। तो एंड में आपके पास इतने पैसे नहीं बचते हैं कि आप इन बड़े शहरों में कोई एवरेज सा घर ले सकें। आपको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे कि आप इतना पैसा इकट्ठा कर सकें कि अपना खुद का एक एवरेज सा घर ले सकें। तो ये बढ़ती हुई हाउसिंग प्राइसेस तो पहली रीजन है जिसकी वजह से लोगों के लिए कनाडा में रहना मुश्किल होता जा रहा है, स्पेशली वो लोग जो 2019 के बाद कनाडा में आए हैं। दूसरी रीजन है स्लो जॉब मार्केट। असल में कनाडा बहुत हैवीली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है और इसीलिए ज्यादातर इन्वेस्टमेंट माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट सेक्टर में है। कनाडा का 17% जीडीपी नेचुरल रिसोर्सेज से आता है और कनाडा की 50% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की है। इसी तरह ये जो सारा हाउसिंग बबल बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सारा पैसा इंडस्ट्री के बजाय रियल एस्टेट में जाता है, क्योंकि घरों की प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन्वेस्टर्स बिजनेसेस से ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी तो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी। इसी तरह कनाडा की सबसे बड़ी 2 एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज ऑयल और कार मैन्युफैक्चरिंग दोनों तेजी से डिक्लाइन कर रही हैं। कनाडा में ज्यादातर ऑयल इधर अल्बर्टा से निकलता है और इसमें से अराउंड 70% अमेरिका को जाता है। ये ऑयल एक्सट्रैक्ट और माइन करना अमेरिका को थोड़ा महंगा पड़ता है और इसीलिए अमेरिका अब अपने ऑयल रिजर्व से इससे कंपैरेटिवली सस्ता ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कैनेडियन ऑयल की डिमांड गिरती जा रही है और नतीजतन ऑयल से जुड़ी कंपनीज के रेवेन्यूज गिर रहे हैं और वो लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। इसी तरह 2008 के रिसेशन के बाद से कनाडा में कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगातार डिक्लाइन कर रही है। 1999 में कनाडा में 3 मिलियन गाड़ियां बनी थी, जबकि 2020 तक ये प्रोडक्शन 1.4 मिलियन तक रह गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कंपनीज अब कनाडा से मेक्सिको शिफ्ट हो रही हैं, बिकॉज वहाँ पर लेबर कॉस्ट काफी कम पड़ती है। कनाडा में सबसे ज्यादा जो लोग हिट हुए हैं वो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली वो जो इंडिया और पाकिस्तान से इस उम्मीद पर जाते हैं कि किसी डिग्री में एडमिशन लेकर कुछ पार्ट टाइम काम करके पैसा बना लेंगे और फिर फाइनली PR वगैरह लेकर नेशनल बन जाएंगे। मगर अब हालात बहुत बदल चुके हैं। पार्ट टाइम जॉब्स में ज्यादातर क्लीनिंग वगैरह या फिर वेयर हाउसेज में लेबर वर्क की जॉब्स होती थी, मगर अब वो भी करीबन फुल हो चुकी हैं, बिकॉज पिछले कुछ सालों में इतने ज्यादा लोग साउथ एशिया से कनाडा गए हैं कि लेबर वाली जॉब्स में तो ऑक्यूपेंसी रह ही नहीं गई और इवन स्किल्स रिलेटेड जॉब्स जैसे कि IT, इंजीनियरिंग या फाइनेंस में भी कंपटीशन बहुत टफ है। असल में कोविड में कनाडा को बहुत बड़ी हिट पड़ी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिजनेसेस शट डाउन हो गए और फिर अगले ही साल रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, जिससे एक ग्लोबल रिसेशन आ गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, इस सारे अरसे में स्पेशली एशिया से लाखों इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स कनाडा में कैरियर बनाने के लिए आए। तो अब सिचुएशन ये है कि लोगों की ओवर सप्लाई है और काम कोई है ही नहीं। आपके लिए बेस्ट यही है कि अगर आपने कनाडा जाना है तो आपके पास कोई ऐसा एक्सेप्शनल स्किल होना चाहिए जो वहाँ पर बहुत ही कम लोगों के पास है, क्योंकि पिछले एक साल में 2021 से 2022 के दरमियान जितने लोग कनाडा आए उतने लोग पिछले 20 सालों में किसी एक साल में कनाडा नहीं आए। तो इन शॉर्ट लोग बहुत ज्यादा हैं और जॉब्स बहुत थोड़ी। तीसरी वजह जो कनाडा को लेस डिजायरेबल बना रही है वो है बढ़ता हुआ वायलेंस। 2020 के बाद से कनाडा में आर्म्ड रॉबरी और मर्डर के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सी कैनेडियन न्यूज एजेंसीज के मुताबिक ऐसे वायलेंट क्राइम्स आज तक कनाडा में कभी देखने में नहीं आए और इन सब में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है अनप्रोवोक्ड रैंडम अटैक्स। कोविड के बाद से कनाडा में आम शहरियों पर बगैर किसी वजह के अटैक्स बहुत आम हो गए हैं। आप स्ट्रीट में जा रहे होंगे और सडनली कोई आपके जिस्म में चाकू मार देगा या धक्का दे देगा या पंच करके भाग जाएगा।
जाएगा। 2021 में सिर्फ वैनकूवर में करीबन 1700 लोगों पर ऐसे अटैक्स हुए। क्राइम एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन अटैक्स की बड़ी वजह मेंटल इलनेस है। कोविड के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और सख्त टैक्सेशन लॉज की वजह से बहुत से लोग मेंटली अफेक्ट हुए हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में फिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर विक्टिम्स एशियंस थे जिन पे ये अटैक्स हुए। सो हो सकता है कि रेसिज्म का भी कोई एलिमेंट हो, बट ओवरऑल अगर आप किसी भी ऐसे जानने वाले से पूछें जो बहुत साल से कनाडा में रह रहा है, तो वो आपको ये चीज कंफर्म करेगा कि रिसेंटली वायलेंस और क्राइम रेट काफी बढ़ गया है। और आखिरी चीज जिसने कनाडा की रेपुटेशन को काफी डैमेज किया है वो है हेल्थ केयर सिस्टम। कैनेडियंस को सबसे ज्यादा प्राइड अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे था, बट अब वो भी बुरी तरह अफेक्ट हुआ है, स्पेशली आफ्टर कोविड। बहुत से कैनेडियन व्लॉगर्स ने इस इशू को रेज किया है कि 2019 से पहले आप किसी भी वक्त क्लिनिक में जा सकते थे और आपको उसी दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, मगर अब लोगों को कई हफ्ते और इवन महीने इंतजार करना पड़ता है। इस वक्त कनाडा में एवरेज वेट टाइम 20 to 27 वीक्स चल रहा है। मतलब आपको कोई भी बीमारी है तो नेशनल हेल्थ सर्विस में आपका नंबर ऑन एवरेज 4 महीने बाद आएगा। हाँ, अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, मगर उधर भी प्रायोरिटी की बेसिस पे एडमिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक या एक्सीडेंट्स वगैरह के पेशेंट्स प्रायोरिटी पे होते हैं, जबकि बाकियों को ऑन होल्ड कर दिया जाता है। इसी तरह कैंसर स्क्रीनिंग को भी कम प्रायोरिटी पे रखा गया है, जिससे लोगों में लेट कैंसर डायग्नोसिस का खतरा बहुत बढ़ गया है। सो ऑल इन ऑल कनाडा अब वो वाला कनाडा नहीं है जिसके बारे में हम सुनते आए हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड और कनाडा के केस में दे हैव चेंज्ड फॉर द वर्स। इस सब की कसूरवार जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत है या नहीं, आपको इस पर बहुत सी डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगी, बट एक चीज तो फॉर श्योर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त लोएस्ट। कई पाकिस्तानी और इंडियंस कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई से काफी नाखुश हैं और खास तौर पर जिनको व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिली वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आप लोग कनाडा की सिचुएशन के बारे में क्या जानते हैं और जो कुछ इस वीडियो में बताया गया है उससे कितना एग्री करते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।